नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से। और एमसीक्यू जो सीरीज चल रही है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट दूसरा है। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब इस पार्ट में भी 50 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है जो आपका, विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई आप सभी को पता ही होगा, जिसको नहीं पता है, क्योंकि अपने इस सीरीज के अंदर बेसिक टू एडवांस की ओर चल रहे हैं। बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक अपने इसके अंदर पूरी तैयारी करेंगे, जिसके अंदर अगर कोई जीरो भी है तो जीरो से लेकर हीरो बनने तक का ये जो सफर है जो आप देख रहे हैं, तो तय कर रहे हैं, तो आपको बड़ा ही इसमें मजा आने वाला है। तो इस वजह से ऐसे ना समझें कि ये प्रश्न बिल्कुल आसान है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते। लेकिन जीरो से जो एडवांस लेवल तक का जो आपको यहाँ मटेरियल अवेलेबल कराया जा रहा है, बड़े ही अच्छे प्रश्न भी इसमें आएंगे। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है, आप सभी को पता ही है। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वोल्टेज की इकाई क्या है। तो वोल्टेज की इकाई आप सभी को पता होगा, वोल्ट। ओम प्रतिरोध की होती है, वाट शक्ति की होती है, एम्पियर धारा की होती है, वोल्टेज की इकाई वोल्ट। इसके बाद तीसरे प्रश्न की तरफ, प्रतिरोध की इकाई क्या है। अभी अपने पिछले प्रश्न में पढ़ा भी था प्रतिरोध की इकाई। तो वोल्ट जो है वोल्टेज की है, वाट है जो शक्ति की है, एम्पियर है जो धारा की है। तो प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम। इसका सही आंसर है ओम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विद्युत शक्ति की इकाई। तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है, वोल्ट वोल्टेज की, ओम प्रतिरोध की, शक्ति की इकाई क्या है, वाट। एम्पियर आपको पता ही है किसकी इकाई होती है, धारा की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न, विद्युत ऊर्जा। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। विद्युत ऊर्जा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। यहाँ पे ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में कंपटीशन में पूछा जाता है, और अधिकांश क्या होता है, ये गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा, जो घर का जो बाहर जो मीटर लगा होता है, जो बिजली, जिस मीटर से बिजली यूनिट की खपत होती है, वो जो मीटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को मापता है। तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई है वो होती है किलोवाट घंटा। बिल जो यूनिट होते हैं, KWH जो इसकी इकाई होती है, KWH जो शॉर्ट फॉर्म है इसकी, KWH किलोवाट घंटा। ठीक है। तो कई लोग जूल करे जाते हैं, जूल जो है गलत है। विद्युत ऊर्जा की इकाई यहाँ आएगा किलोवाट घंटा। तो जूल अपने स्तर तक सही है, लेकिन जो बिल्कुल सही आंसर इसका है वो है किलोवाट घंटा। तो इस पर विशेष ध्यान देंगे आप। उसके बाद वोल्ट आपको पता है वोल्टेज की है, वाट आपको पता है शक्ति की है। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई क्या है। ये बड़ा ही फिर एक बहुत अच्छा प्रश्न है। पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो आपका अचालक होता है, अचालक की वोल्टेज सहन करने की सीमा। देखो, जो आपका जितनी भी विद्युत तारें होती हैं, विद्युत तारों के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है जो अचालक होता है। अब जो जिस तार में अधिक वोल्टेज जा रही है उस पे ऊपर पतला इंसुलेशन तो लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर कम जो पतला इंसुलेशन लगाएंगे तो वो जल जाएगा। तो हमेशा जो जितने ज्यादा वोल्टेज की तार होगी उस पर उतना अच्छा और बढ़िया और मोटा इंसुलेशन लगाया जाएगा। तो जो वोल्टेज सहन करने की सीमा होती है किसी इंसुलेशन पदार्थ की, उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई क्या है, तो इसका सही उत्तर आएगा वोल्ट। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। जो पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई क्या है, वोल्ट। इसे आप नोट कर लीजिए। मेरे हिसाब से जो भी वीडियो देख रहे हैं उसमें से कम 70% को इसका आंसर नहीं पता होगा। तो ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई क्या है, आंसर है वोल्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओम का नियम क्या है। देखो, ये प्रश्न देखने में तो बड़ा ही आसान और सरल प्रतीत होता है, ओम का नियम क्या है, लेकिन ये अपने आप में बड़ा ही पूरा ओम का नियम विद्युत धारा जो पूरे विद्युत को अपने अंदर समाये हुए हैं। कितने न्यूमेरिकल इससे हल होते हैं, आपको जो आगे आने वाले वीडियोज में आपको पता लगेगा। लेकिन ओम का नियम क्या है, अब V बराबर I इंटू आर। ठीक है, यहाँ ये दिखाई दे रहा है P बराबर V इंटू I बराबर V अपॉन आर, और R बराबर V अपॉन I। ये अपने आप में सभी सही बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ओम का नियम है वो बताता है V बराबर I इंटू आर, कि वोल्टेज की गणना करने के लिए I इंटू आर। ठीक है,
जो वोल्टेज निकालने के लिए आई और आर का गुना किया जाता है। अब आप बात करोगे कि शक्ति, लेकिन ओम के नियम का जो त्रिभुज होता है उस त्रिभुज के अंदर वी आई आर ही होते हैं। जो ओम के नियम का त्रिभुज होता है उसके अंदर, ठीक है, वी आई आर ही होते हैं। इस तरह का त्रिभुज होता है, आपको पता होगा, उसके अंदर वी आई और आर, ठीक है। तो यहां से अगर आपको v निकालना है तो i इंटू आर का गुना हो जाएगा, r निकालना है तो v बटे आई हो जाएगा, i निकालना है तो v बटे आर हो जाएगा। ये अपने आप में सारे सही हैं, c भी सही बन रहा है, d भी सही बन रहा है, b तो किसी एंगल से सही नहीं बन रहा है तो गलत है। लेकिन यहाँ कंफ्यूजिंग हो जाता है इन तीनों में से किसको चूज करें। तो ओम का नियम क्या है? ओम का नियम, अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है और यही सब ऑप्शंस होंगे, अगर ये प्रश्न आएगा तो इसका सही आंसर होगा वी, जो ए ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद है किलोवाट, जो है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? ये फिर बहुत अच्छा प्रश्न है, 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? देखो, किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब होता है 1000, हमेशा किलो का जो मतलब होगा वो 1000 होता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट कितने बराबर होगा? 1000 वाट के। यहाँ इसका सही आंसर है सी, 1000 वाट। किलोवाट कितने के बराबर होता है? 1000 वाट के। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न। 1 एम्पियर कितने मिली एम्पियर के बराबर होता है? देखो, जो मिली एम्पियर होता है वो 10 की पावर, अब एक होता है माइक्रो, मिली, मेगा, किलो, इन चीजों की अलग अलग है। जैसे किलो होता है 10 की पावर 3, मेगा होता है 10 की पावर 6, इसी तरह माइक्रो होता है वो 10 की -6, मिली होता है 10 की -3। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जो 1 एम्पियर कितने मिली एम्पियर के बराबर है? 1 एम्पियर कितने मिली एम्पियर के बराबर है? देखो कितना अच्छा प्रश्न है, 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होंगे? तो इसमें से 100 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर, 2000 मिली एम्पियर, मिली का। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या है? इसका सही आंसर है 1000 मिली एम्पियर। इसके बारे में विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एससी और डीसी का पूरा नाम क्या है? ये फिर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एसी और डीसी का पूरा नाम क्या है? एसी और डीसी का पूरा नाम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट, डिस्चार्ज करंट, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, एक्टिव करंट, ड्यूल करंट। देखो, कुछ प्रश्नों के आंसर तो अपने को पढ़ने से पता लग जाते हैं। देखो, डिस्चार्ज करंट ना आपका कोई भी करंट नहीं होता, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट करंट, ठीक है, ये होता है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे ये सी नंबर ऑप्शन में और ए नंबर ऑप्शन में कंफ्यूजिंग हो गया। उसी तरह ड्यूल करंट नाम का कोई भी नहीं। अब सी और ए के अंदर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट, और अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। तो सही ऑप्शन इसका है सी। तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ध्यान से अगर आपने किसी क्वेश्चन को करेंगे तो गलत होता ही नहीं है, सिर्फ ध्यान की कमी होती है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ के अगर किसी क्वेश्चन को किया जाए तो कभी गलत नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न। तांबे का प्रतिरोध गुणांक की जो किस इकाई में होता है? अब देखो, ये सब फिर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तांबे का प्रतिरोध गुणांक किस इकाई में होता है? देखो, प्रतिरोध की तो अपने को पता है, प्रतिरोध की पता है कि ओम होती है, ठीक है। तो यहाँ ओम तो 2 में ही है, तो सी तो गलत हो गया सबसे पहले ही, और डी ये थोड़ा यहाँ पे ओम आ गया, सी तो गलत हो गया, ठीक है। अब जो प्रतिरोध गुणांक होता है वो जो है उसकी इकाई होती है ओम मीटर, ठीक है। ओम वोल्ट नहीं होती, ठीक है, ये गलत है। ओम वोल्ट ओम नहीं होती, ये भी गलत है। तो सही आंसर इसका है ओम मीटर, ठीक है। प्रतिरोध की इकाई ओम, गुणांक जो है कितने ओम, ओम मीटर इसकी जो इकाई है, ठीक है। ये जब ये कंसेप्ट आप क्लियर करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जिनका पढ़ा हुआ है उनको तो क्लियर ही है, लेकिन जो आप अगर एक बार के लिए आप, मैं इसको क्लास में हल भी करवाऊंगा इन चीजों को, तो एक बार के लिए आप प्रतिरोध गुणांक की जो इकाई है, कोई भी चीज हो, जरूरी नहीं है तांबे का प्रतिरोध गुणांक, किसी भी चीज का प्रतिरोध गुणांक पूछा जाए तो उसका आंसर ओम मीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धारा के लिए आवश्यक मुख्य घटक क्या है? धारा के लिए जो आवश्यक मुख्य घटक कौन से हैं? तो जो धारा है, धारा कहाँ होगी? देखो, आई कहाँ होगा? आई वहीं होगा जहां वोल्टेज और प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो
धारा के लिए जो आवश्यक मुख्य घटक कौन सा है? देखो बिना प्रतिरोध के, देखो धारा है, वोल्टेज है, लेकिन प्रतिरोध नहीं है तो करंट नहीं हो सकता। तो आई कब आएगा? अगर आपके पास अकेली वोल्टेज है, आई तब तक नहीं होगा जब तक प्रतिरोध नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हमने। इसके बाद किसी परिपथ में धारा की दिशा किस ओर होती है? धारा की दिशा, देखो फिर बहुत ही बड़ा, सभी प्रश्न बहुत ही छांट छांट के अच्छे अच्छे प्रश्न लिए हुए हैं। किसी परिपथ में, परिपथ मतलब सर्किट, धारा मतलब करंट, करंट की दिशा क्या होती है? हमेशा करंट की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इसका सही आंसर है ए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये तो गलत हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, दोनों दिशा में कभी नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत है। कोई दिशा नहीं होती, ये भी बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इनमें से कौन सा एक सेमीकंडक्टर है? सेमीकंडक्टर का मतलब हो गया अर्धचालक। ठीक है, तांबा एक चालक है, ये हो नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। एल्यूमिनियम एक चालक है, ये हो नहीं सकता, गलत हो गया। लोहा चालक है और चुंबकीय पदार्थ है, तो ये हो नहीं सकता। तो सही आंसर इसका क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो प्रकार के अर्धचालक हैं, जो प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम का ऑप्शन होता है, तो इसका सही आंसर है सिलिकॉन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न। वोल्ट मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? वोल्ट मीटर। ठीक है, हमेशा यहाँ पे कई बार वोल्ट मीटर की जगह वाट मीटर लिखा हुआ आ सकता है, बिल्कुल ढंग से। किसे मापने के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मीटर है, स्वाभाविक सी बात है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओम मीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ओम मीटर, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। तो इसका आंसर क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध के मापन के लिए जो है ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। धारा गलत, धारा मापने के लिए एम्पीयर मीटर होता है, वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर होता है, शक्ति मापने के लिए वाट मीटर होता है। तो सही आंसर इसका है प्रतिरोध। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, 17 नंबर प्रश्न। धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अभी मैंने पिछले प्रश्न में आपको बता ही दिया, धारा मापने के लिए एम्पीयर मीटर का प्रयोग। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया ना बड़ा, देखो वोल्ट मीटर नहीं है इसमें, ओम मीटर नहीं है, लेकिन यहाँ आप कंफ्यूजिंग आ गए सी और डी में, एम्पीयर मीटर या ए मीटर। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे? इसका मैं आपको आंसर नहीं दूंगा, आप मुझे कमेंट में बताओगे कि धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, सी और डी या सी और डी दोनों, या क्या होगा? इसका मैं कमेंट के अंदर बताओगे, और मैं इसका उत्तर भी आपको, जो कमेंट करेगा उनको कमेंट में रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न। एसी धारा के चक्कर की आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? एसी धारा, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जो घरों में अपने सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई होती है। सप्लाई दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। जो घर में आती है वो एसी, जो सेल बैटरी होती है वो अपने को डीसी सप्लाई देते हैं। तो एसी धारा की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, को किस में मापा जाता है? तो फ्रीक्वेंसी को हमेशा हर्ट्ज में मापा जाता है। फ्रीक्वेंसी की इकाई है हर्ट्ज, एच जेड। ठीक है, एच और जेड, ये फ्रीक्वेंसी का मात्रक है हर्ट्ज। तो ध्यान रखिएगा, किस में मापा जाता है उसे बोलते हैं मात्रक, यूनिट, इकाई। तो इसका उत्तर है हर्ट्ज। वोल्ट नहीं है, ओम नहीं है, वाट नहीं है। ओम प्रतिरोध का है, वाट शक्ति का है, वोल्ट वोल्टेज विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस इनका है। तो इसका सही उत्तर है हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा एक परिपथ है? देखो परिपथ है, परिपथ श्रेणी क्रम होता है, सीरीज परिपथ, पैरेलल समांतर परिपथ और मिक्स परिपथ। ठीक है, इस तरह के परिपथ होते हैं, लेकिन यहाँ वोल्टेज परिपथ नाम का कोई परिपथ नहीं होता, ये गलत है। प्रतिरोध परिपथ नाम का कोई परिपथ नहीं होता, गलत है। वोल्ट परिपथ नाम का कोई परिपथ नहीं होता, गलत है। तो इसका सही आंसर है सीरीज परिपथ। और इसकी जगह ये भी लिखा हुआ आ सकता था समांतर परिपथ, तो वो भी सही होता। सीरीज परिपथ की जगह अगर समांतर परिपथ लिखा आता तो सही होता। मिश्रित परिपथ लिखा आता तो भी सही होता। सीरीज और पैरेलल मतलब सीरीज और समांतर दोनों का मिक्स रूप होता है, वो होता है मिश्रित। तो यहाँ पे सीरीज परिपथ है वो सही आंसर है इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न। बिजली बिल किस इकाई में दिया जाता है? देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर जो बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं, बिजली बिल किस इकाई में दिया जाता है? तो आपको पता होगा घरों के बाहर जो मीटर लगा होता है वो यूनिट मापता है। और अभी जब पहला या दूसरा या तीसरा प्रश्न था जिसमें पूछा था कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो वो थी विद्युत ऊर्जा की इकाई। तो बिल किस में दिया जाता है? किलोवाट घंटा में। ये फिर बड़ा अच्छा प्रश्न था। ठीक है, किलोवाट में नहीं दिया जाता, यहाँ मत किलोवाट में, ये तो शक्ति हो गई।
वाट ये भी शक्ति हो गई, किलो ये वाट था इसके आगे किलो लगा दिया, एम्पियर धारा हो गई, तो सही आंसर इसका क्या है, किलोवाट घंटा। 21 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोहा किस प्रकार का पदार्थ है? देखो लोहा चालक तो होता है, लेकिन अब किस प्रकार का पदार्थ है ये पूछा गया इसमें। इसमें ये नहीं पूछा गया कि कैसा पदार्थ है, किस प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, शब्दों की गहराई को जानेंगे यहाँ पे, किस प्रकार का पदार्थ है। तो चालक तो होता है, लेकिन अभी आंसर नहीं देंगे अपने। सेमीकंडक्टर मतलब अचालक, अचालक तो नहीं होता, तो ये तो गलत है। ठीक है, उसके बाद प्रतिरोधी भी नहीं होता, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस नहीं होता है इतना। प्रतिरोध होता है लेकिन इतना प्रतिरोधन नहीं होता, चालक है। लेकिन किस प्रकार का पदार्थ है, तो चालक नहीं है, वो एक प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है, तो इसका सही आंसर है चुंबकीय पदार्थ। देखो ये बड़े ही अच्छे प्रश्न हैं, और ये कंपटीशन जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न है। 22 नंबर, इलेक्ट्रिक शॉक का मुख्य कारण क्या है? जो विद्युत झटका लगता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो देखो निम्न वोल्टेज, निम्न प्रतिरोध। देखो निम्न वोल्टेज पे झटका नहीं लगता, उच्च वोल्टेज, उच्च प्रतिरोध पे झटका नहीं लगता, तो ये दो तो कट गई। अब ऑप्शन है उच्च वोल्टेज और निम्न प्रतिरोध। इलेक्ट्रिक शॉक का जो मुख्य कारण है इन दोनों में से एक है। मैं फिर ये चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट में इसका उत्तर दें, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ। जो इलेक्ट्रिक शॉक कब लगता है, झटका कब लगता है, जब रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, जिस चीज में रेजिस्टेंस बिल्कुल कम होगा तो झटका लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। अगर आप इंसुलेटेड प्लायर यूज कर रहे हो और वो इंसुलेशन उसका कमजोर है तो झटका लगेगा। आप पेचकस का यूज कर रहे हो और उसका इंसुलेशन कमजोर है तो झटका लगेगा। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा निम्न प्रतिरोध। कुछ लोग इसका उच्च वोल्टेज करके आएंगे, वो बिल्कुल गलत होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, उच्च वोल्टेज की वजह से झटका नहीं लगता। जब अपने काम करते समय सही सावधानी का यूज नहीं करते, इंसुलेटेड चीज का यूज नहीं करते, तब झटका लगता है। तो सही आंसर इसका निम्न प्रतिरोध है। फिर भी आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न, डायोड का मुख्य कार्य क्या है? फिर बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये। डायोड, मैंने पहले ही आपको कहा था, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे अपने। डायोड का मुख्य कार्य क्या है? तो डायोड के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित पूरा पाठ्यक्रम आपको पूरा करवाऊंगा, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाऊंगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डायोड का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर है एसी को डीसी में परिवर्तित करना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी अवरोध, अवरोध मतलब यहाँ अवरोध से मतलब, देखो प्रश्न की गहराई को पढ़ना जरूरी है। प्रश्न किसी भी भाषा में पूछ सकता है एग्जामिनर, अपने को पढ़ना समझना, अगर किसी को प्रश्न समझ में आ गया तो आंसर उसको ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहाँ अवरोध का मतलब है प्रतिरोध। प्रतिरोध के रंग कोड क्या दर्शाता है? तो आपने इसको पढ़ा होगा, एक जो प्रतिरोध निकालने की एक सारणी होती है, जो कलर कोड जिसे बोलते हैं, कलर कोड टेबल बोलते हैं, उससे अपने क्या करते हैं, प्रतिरोध का मान निकालते हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं उसको पढ़ाऊंगा, फिर बता रहा हूँ, आप जुड़े रहिए। इसके जो बड़े ही पूरे थ्योरेटिकल के पूरे डेरिवेशन के साथ अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे इस चैनल पे, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी अवरोध का रंग कोड क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है प्रतिरोध का मान। अगर आप वो, तो इनको याद जरूर कर लीजिए, दिमाग में जरूर रख लीजिए कि कलर कोड क्या बताता है। तो कलर कोड बताता है प्रतिरोध का मान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पूछा, सांधारित्र। सांधारित्र क्या होता है? सबसे बड़ा ये कि बिल्कुल ये हिंदी का शब्द है सांधारित्र। जो पंखे के ऊपर कैपेसिटर लगा होता है, व्हाइट कलर का सेल लगा होता है, जिसे आम भाषा में बोला जाता है, उसे बोलते हैं सांधारित्र, इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो उसका सही उत्तर है विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आवर्ती की इकाई क्या है? अभी ऊपर पहले ये प्रश्न आया था, ठीक है, लेकिन उसकी लैंग्वेज अलग थी, अब लैंग्वेज अलग है। आवर्ती का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की इकाई है हर्ट्ज। देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एसी धारा के अंदर होती है, डीसी के अंदर नहीं होती। तो आवर्ती की इकाई है हर्ट्ज। और जो घरों में आने वाली सप्लाई है वो एसी है, सेल और बैटरी जो अपने को देते हैं वो है डीसी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न, किसी एसी परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच, किसी एसी परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कोणीय अंतर क्या कहलाता है? जो कोणीय अंतर होता है धारा और वोल्टेज के बीच में एसी परिपथ में, इस तरह का एक एंगल बन जाते हैं। ठीक है,
ये V है या यहाँ I है, इस तरह के एंगल हो जाते हैं। तो ये क्या बताते हैं, ठीक है, तो इसका जो एंगल होता है ये बताते हैं फेज एंगल, ठीक है। तो इसका सही आंसर है फेज एंगल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न। थर्मल ओवरलोड रिले का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखो थर्मल, थर्मल शब्द से ही आपको इसका आंसर में, थर्मल ओवरलोड रिले, देखो थर्मल का मतलब गर्म होना, ओवरलोड का मतलब लोड की जो लोड क्या होता है, करंट, ठीक है, मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो थर्मल ओवरलोड रिले का क्या काम होता है? देखो सबसे पहले बात तो जितने भी रिले हैं, फ्यूज है या एमसीबी सुरक्षा उपकरण, ये रिलेज वगैरह सुरक्षा उपकरण होते हैं, उनका काम होता है कोई भी विद्युत परिपथ है उसको सुरक्षा प्रदान करना। तो इसका सीधा सा मोटर की सुरक्षा के लिए, जब मोटर गर्म हो जाए तो ये ओवरलोड रिले क्या करती है, मोटर को बंद कर देती है। कोई भी मोटर है, अगर मोटर गर्म हो जाए, अगर अधिक समय तक चलती रहे या लोड अधिक हो गया तो जिससे मोटर गर्म हो जाएगी तो थर्मल ओवर रिले क्या करेगी, मोटर को ट्रिप कर देगी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न। एक हॉर्स पावर, देखो हॉर्स पावर का मतलब यहाँ एचपी, ठीक है, एक एचपी का मतलब हॉर्स पावर, ठीक है। एक एचपी कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर है 746। देखो ये है ब्रिटिश, ठीक है, ये ब्रिटिश है और ब्रिटिश के अंदर इसको 746 इसका जो मानक है कि एक जो हॉर्स पावर है उसके अंदर ब्रिटिश जो है वो 746 होंगे, लेकिन मीट्रिक अगर कहीं आपसे पूछा जाता है तो वहां 735.5 वाट होगा। तो एक एचपी के अंदर कितने वाट होंगे? 746 वाट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न। धातुओं में विद्युत सुचालन क्यों होता है? धातुएं मतलब लोहा धातु है, तांबा धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, इसमें विद्युत का सुचालन मतलब विद्युत क्यों चलती है इनके अंदर, ये विद्युत के चालक क्यों होते हैं? इसका सही आंसर है फ्री इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, ठीक है। ये बड़े ही अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, मैंने पहले ही बोला था जीरो से एडवांस, तो जीरो से एडवांस मिल रहा है आपको। अगर आपका फिर भी आपका कोई कमेंट है तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं इसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? देखो जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं आपने देखा होगा, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य, देखो वोल्टेज को स्थिर करना पहला ऑप्शन, वोल्टेज को बदलना दूसरा ऑप्शन, प्रतिरोध को बढ़ाना ये तो नहीं है, गलत, धारा को नियंत्रित करना ये भी गलत, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज को स्थिर करना और वोल्टेज को बदलना, देखो ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है वोल्टेज को कम या ज्यादा करना, या तो स्टेप अप करना या स्टेप डाउन करना। तो इसका सही आंसर है वोल्टेज को बदलना। ये देखो बड़ा ही अच्छा प्रश्न था, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है? वोल्टेज को बदलना। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डीसी मोटर का मुख्य भाग कौन सा होता है? देखो डीसी मोटर की बात हो रही है यहाँ पे, फिर पढ़ना ध्यान से, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। डीसी मोटर का जो मुख्य भाग क्या होता है? तो इसका सही आंसर है आर्मेचर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एसी मोटर में रनिंग कंडेंसर का उपयोग क्यों किया जाता है? कंडेंसर का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे देखो, अगला जो मैंने ऊपर बताया था ना आपको, सांधारित्र का मतलब होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर को हिंदी में सांधारित्र बोला जाता है और एक इंग्लिश में इसका नाम कंडेंसर भी है। तो जो मोटर होती है, मोटर के अंदर कंडेंसर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पे ये प्रश्न आ गया, प्रतिरोध को कम करने के लिए गलत, तापमान को नियंत्रित करने के लिए गलत। देखो कई बार प्रश्न ऑप्शन पढ़ के हो जाते हैं, धारा में सुधार, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए गलत, वो कोई ट्रांसफार्मर थोड़ी ना है। तो इसका सही आंसर क्या है? धारा में सुधार के लिए। तो इस तरह के प्रश्न बहुता पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर, तो आपको इनकी तैयारी यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। तो आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न। किसी परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? अब देखो फ्यूज फिर बता दिया, सुरक्षा युक्ति है। अभी पीछे रिले का आया था, ओवरलोड रिले, तो अब यहाँ पे क्या आ गया? फ्यूज। तो सीधा सा प्रश्न है, ओवरलोड से सुरक्षा करना, ये फ्यूज का क्या है? कार्य, सुरक्षा युक्ति होती है फ्यूज। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडक्शन मोटर का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इसका सबसे अच्छा लाभ है इसकी सरल संरचना। जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी संरचना बड़ी सरल होती है। मोटर पढ़ेंगे जब, इसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओवरलोड का अर्थ क्या है? ओवरलोड का अर्थ क्या है? ओवरलोड, जब लोड अधिक हो, तो जब धारा अधिक हो। मैंने पहले बताया था लोड से
संबंध धारा का होता है, जब लोड अधिक होगा तो धारा अधिक होगी, लोड कम होगा तो धारा कम होगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर, विद्युत चुंबक कैसे बनता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विद्युत चुंबक कैसे बनता है? तो क्वाइल में धारा, जो क्वाइल होती है, एक लोहे की छड़ के चारों ओर तांबे की क्वाइल लपेट दें और उसके बाद उसमें धारा प्रवाहित कर दें, करंट प्रवाहित कर दें, तो वो जो लोहे की जो छड़ होगी वो क्या होगी? चुंबक बन जाएगी। तो इसका सही आंसर है क्वाइल में धारा प्रवाहित करके। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, बिजली के बिलों में कितने प्रतिशत जीएसटी लागू होता है? ये देखो एक व्यवहारिक प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है 18%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? आपने देखा होगा एक आजकल जो ऐसे मीटर आने लग गए हैं जो सभी चीजें नाप लेते हैं, करंट भी नाप देते हैं, वोल्टेज भी नाप देते हैं, प्रतिरोध भी नाप देते हैं। तो इन तीनों चीजों का जो सही मापन करने के लिए जो उपयोग में लाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सभी तरह की वैद्युतिक गणनाएं, धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है, उसका उपयोग मल्टीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोल्डरिंग में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? आम भाषा में बोलते हैं टांका लगाने के लिए। जो टांका लगाया जाता है, कई बार तारें टूट जाती हैं या कोई अपना वैद्युतिक उपकरण होता है उसके अंदर कोई तार जो होती है जल जाती है, उस दो तारों को आपस में जोड़ लगाने के लिए जो उपयोग में जो क्रिया की जाती है उसे बोलते हैं सोल्डरिंग। और सोल्डरिंग की जो तार होती है वो किसकी बनी होती है? तो इसका सही उत्तर है टीन और शीशे की। शीशे को अंग्रेजी में बोलते हैं लेड, टीन और लेड की। तो इसका सही आंसर है टीन और लेड, बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 41 नंबर प्रश्न, किसी पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखो ये फिर बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, किसी पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हमेशा सांधारित्र, कैपेसिटर, कंडेंसर का उपयोग किया जाता है। इसके 3 नाम है। कैपेसिटर, ये वही जो पंखे के ऊपर लगा होता है ना व्हाइट कलर का सेल, उसे कैपेसिटर बोला जाता है। तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए, अब पावर फैक्टर क्या होता है, यहाँ आपके मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया, मैं बड़े ही विस्तार से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एक बार आप इसे पढ़िए। किसी पावर फैक्टर को सुधारने, किसी भी कहीं भी पावर फैक्टर को सुधारने के लिए कैपेसिटर बैंक का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर है सांधारित्र। 42 नंबर प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो अर्थिंग होती है, अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखो अर्थिंग, फ्यूज, इन सभी चीजों का ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो उपकरणों को ओवर वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करना किसका है? अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य है। देखो वोल्टेज बढ़ाना ये गलत है, प्रश्न ऑप्शन से हल हो जाते हैं। प्रतिरोध को कम करना ये गलत है, धारा को नियंत्रित करना वो कोई प्रतिरोध थोड़ी ना है। तो इसका सही आंसर है उपकरण को ओवर वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करना। 43 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लाइटिंग अरेस्टर, देखो जो सींग होते हैं ना उसके गाय के, उसके सींगों के आकार का एक जो सींगों के आकार की एक संरचना बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों के ऊपर, बड़े बड़े उपकरणों के ऊपर लगाई जाती है, उसे बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। क्यों लगाई जाती है? जो आसमान से बिजली गिरती है ना, उससे उस मशीन को कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है। तो आपने कई जगह ऊंची भवनों के ऊपर भी देखा होगा। तो इसे बिजली गिरने से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर का उपयोग किया जाता है। इसका संबंध, जो लाइटनिंग अरेस्टर होती है, इसकी तार अर्थ से जोड़ दी जाती है। 45 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 45 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक चालक है? देखो चालक कौन सा होता है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है? तो लकड़ी चालक नहीं है, आपको पता है लकड़ी के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती, कांच भी नहीं है, रबड़ भी नहीं है। सीधे सीधे आंसर क्या है इसका? सीधे सीधे आंसर इसका है तांबा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न। फ्लक्स की इकाई क्या है? फ्लक्स होता है चुंबक। ठीक है। चुंबक की जो आसपास के क्षेत्र में जहां चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, जैसे आपने देखा ना कई बार चुंबक थोड़ी सी नजदीक लाने पर लोहे की जो हल्की वस्तु होती है चिपक जाती हैं। तो इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें चुंबकीय फ्लक्स होता है। ठीक है। तो उसकी जो यूनिट है, मात्रक है, उसका क्या है? उसका सही मात्रक है वेबर। तो इसकी सही इकाई क्या है? वेबर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये प्रश्न उससे भी हल हो रहा था फ्लक्स की इकाई वाला, कि ओम है, अगर किसी को नहीं पता था तो ओम प्रतिरोध का है, ये हो नहीं सकता। वोल्ट वोल्टेज का है, ये हो नहीं सकता। वाट शक्ति का, ये हो नहीं सकता। तो सही आंसर क्या है? वेबर। इस तरह भी इसको हल किया जा सकता था, लेकिन अपने को पता होना जरूरी है। तो फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न, ऑसिलेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखो ऑसिलेटर क्या होता है? ऑसिलेटर एक प्रकार का उपकरण है जो संकेत दिखाता है। आपने देखा होगा जो धारा, आपने कई बार देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर जो वो चलती रहती हैं, वेव्स दिखाते रहते हैं, मॉनिटर लगा होता है, कंप्यूटर मॉनिटर, वो एक प्रकार का ऑसिलेटर ही है। ऑसिलेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? संकेत उत्पन्न करने के लिए। इसका सही आंसर है संकेत उत्पन्न करने के लिए। मैं आगे आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा आने वाले वीडियोस के अंदर, जो एमसीक्यू टाइप नहीं होंगी, जिसके अंदर कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा आपका। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 48 नंबर क्वेश्चन, सरल रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं? तो सही आंसर है 2। 49 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रोलाइट का कार्य क्या है? इलेक्ट्रोलाइट का कार्य क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर जो आप तरल पदार्थ भरा जाता है या हार्ड पदार्थ भी होता है कई सेलों के अंदर, बैटरी के अंदर जो आप मान लो तेजाब भरते हैं, वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट का कार्य क्या होता है? धारा प्रवाहित करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर ये लास्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है जे थॉमसन। और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल थ्योरी का दूसरा एमसीक्यू पार्ट था। इसके बाद एक अगला पार्ट और आएगा, तो आप मुझसे जुड़े रहिए। मैं इस चैनल पर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ। मैं जो विस्तारित वीडियो कंसेप्ट क्लियर भी करवाऊंगा इसी चैनल पर। अभी सब्सक्राइबर कम है, धीरे धीरे जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे मैं पूरे वीडियोज लेक्चर आपको उपलब्ध कराऊंगा। ऐसा मटेरियल कंटेंट आपको उपलब्ध कराऊंगा जो बड़ा ही शानदार, और जो आपको पेड कोर्सेज के अंदर भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही अच्छा, समझ योग्य, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक का। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी कोई टिप्पणी, राय, प्रतिक्रिया है तो जरूर आप कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं ऐसे ही वीडियो चैनल पर लाता रहता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।